अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन के सब्जेक्टिव लेक्चर और चैप्टर 11 के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स डिलीवर कर चुका हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आज के लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 है फ़िज़िक्स का, सेकंड ईयर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम है। न्यूमेरिकल्स हैं पार्ट 1, क्योंकि इसमें कई सारे न्यूमेरिकल हैं तो कम से कम 3 लेक्चर वीडियो बनने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है कितने ज़्यादा पार्ट बनते हैं या कम। मैं कैटेगरी वाइज आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। चैप्टर 11 में आप देख चुके हैं मेरा पढ़ाने का अंदाज़। पेज नंबर 76-77 पे मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। इसके आगे भी 2 पेज पे न्यूमेरिकल है, अभी वो लिखा है जिस पे हमारे आज के न्यूमेरिकल हैं। कैटेगरी का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। थोड़ा इसकी थ्योरी बता दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए, आसान हो जाए। अच्छा, इसके बुक में तो 5 न्यूमेरिकल हैं कूलम्स लॉ के, लेकिन अगले जो 3 न्यूमेरिकल हैं वो डायग्राम बेस्ड हैं। डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो मैं आपको ख़ास न्यूमेरिकल, जैसे 11 में देखें कोई न्यूमेरिकल डायग्राम वाला नहीं था, मैंने सारे 1 to 1 सारे कराए थे। इसमें जहाँ जहाँ डायग्राम के बग़ैर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे, वरना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये पैटर्न जब से चेंज हुए हैं फ़िज़िक्स पेपर के, डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें 2 न्यूमेरिकल हमारे पास ऐसे हैं जो समझने के हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। करने से पहले ही बता दूँ, ये दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और फिर से भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। कूलम्स लॉ ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 चार्जेस अगर रुके हुए हों, ठहरे हुए हों, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को बयान करता है कूलम। 2 चार्जेस अगर ठहरे हुए हों, रुके हुए हों, यानी अगर ये पहला चार्ज है मिसाल के तौर पे Q1 और ये दूसरा चार्ज है मिसाल के तौर पे Q2। Q जो है वो सिंबल होगा इस पूरे चैप्टर में चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। स्मॉल Q1 Q2 कैपिटल लिख सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है कि स्मॉल लिखें। और इनके दरमियान में सेपरेशन हो R, यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस R हो। चार्ज होता है कूलम में, अपने इन्वेस्टिगेटर के नाम पे कूलम, और डिस्टेंस चलेगा हमारा SI यूनिट में, मीटर में। यूनिट्स हो गए। अब इसका जो फार्मूला है ये बड़ा कीमती फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। KQ1 Q2 अपॉन R²। K जो है ये परमिटिविटी, ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लें, गिवन भी होगी इम्तिहान में, फिर भी आप याद कर लें, MCQs में काम आ जाएगी। 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू है K की। K को कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। और K का एक और शक्ल भी होती है, वो अभी आपको बता दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम परमिटिविटी होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12। और ये चूँकि K का रेसिप्रोकल है तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए समझा भी रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके यूनिट्स कैसे हुए? फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर, R पे स्क्वायर लगा हुआ है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज कूलम इंटू कूलम, अभी बताया इसके यूनिट्स कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, डिवाइड में आ गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट्स याद ना करें, समझें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। और K और एप्सिलॉन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 4 पाई हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन, तो K के जो यूनिट्स होंगे एप्सिलॉन के उसी के उल्टे रेसिप्रोकल होंगे, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में कह रहा है 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस अनइक्वल। आपके आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन इस दफ़ा
हिम्मत कर रहा हूँ, आप भी हिम्मत करें, क्वेश्चन ही लिख दिए पूरे ताकि आपको बुक में ढूंढने ना पड़े। रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन when they are 10 centimeter apart. Find force which each exerts on other when they are part A 1 centimeter, part B 5 centimeter. आसान न्यूमेरिकल है, मैंने अंडरलाइन क्या किया कि डाटा बनाने में जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो यही स्टाइल अपनाए कि जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आती जाए वहाँ वहाँ डाटा बनाता जाए। 0.2 न्यूटन की फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, इनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स वो F हो गई। अब ये F जो है फोर्स 0.2 न्यूटन दी हुई है, दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, 10 सेंटीमीटर। R हो गया डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, अभी बताया था मीटर में होने चाहिए यूनिट्स, तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड, ये पता है ना, वेरी गुड, 100 से डिवाइड क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब उसने सवाल में थोड़ा भुलभुलैयाँ खेली है, फोर्स दी हुई भी है, फोर्स पूछ भी रहा है, सब उलट पलट, नो टेंशन, रिलैक्स। फोर्स पूछ रहा है लेकिन अब डिस्टेंस को वो चेंज कर रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कम ज़्यादा कर देंगे चार्जेस के बीच तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन पे अफेक्ट आएगा, सिंपल। तो अब डिस्टेंस जो नया दिया उसको मैंने नाम रख दिया R डैश, 1 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड उसी अंदाज में मीटर बन गया। दूसरा एक और डिस्टेंस दिया, इसको मैंने R डबल डैश डिस्टिंग्विश करने के लिए, R डबल डैश 5 सेंटीमीटर, तो उसको 5 को 100 से डिवाइड कर दिया मीटर। ये तो गिवन चीज़ें हो गई, डाटा बन गया हमारा। रिक्वायर्ड फोर्स ऑन ईच चार्ज, फोर्स ऑफ ईच चार्ज ऑन अदर, यानी पहले चार्ज का दूसरे पे असर, F डैश। अच्छा मैंने दोनों का कॉमन सिंबल ले लिया F डैश। अगर आप A और B का R डैश R डबल डैश, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप F डैश F डबल डैश ले सकते हैं। इवन आप R को भी R R डैश ना लें, सिंबल्स आपके हैं, असल अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं भाई, वेरी गुड। अब कूलम्स लॉ जिंदाबाद, क्यों? क्योंकि कूलम लॉ ही दो चार्जेस और उनके दरमियान की सेपरेशन की स्टडी बताता है। अब कूलम्स लॉ में हमारे पास F और R है, नहीं है तो क्या चार्जेस नहीं है और ना दोनों चार्जेस अननोन है। अब यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट कहेगा सर ने K की वैल्यू बताई, अब सर रखेंगे, नहीं रखूँगा, वजह बताऊँगा क्यों। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे अगली फोर्स निकालनी है तो फोर्स निकालने के लिए दोबारा से मुझे K Q1 Q2 चाहिए होगा, सही कहा। तो जब K Q1 Q2 दोबारा से चाहिए होगा तो मैं K की वैल्यू रख के परेशान क्यों? जब Q1 Q2 नहीं है तो K भी नहीं है, तो सबको अननोन रहने दो। क्यों रहने दो? ताकि वो एक नई शक्ल में वैल्यू आ जाए मेरे पास, यानी कि K Q1 Q2 की वैल्यू आ जाए। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, FR स्क्वायर, F की वैल्यू रखी 0.2, R की वैल्यू रखी 0.1, स्क्वायर किया कैलकुलेटर से 0.1 का तो 0.01, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 एक्सपोनेंट -3। ये K Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अब इसको मैं नोन कर लूँगा कि ये नोन हो गया, ये नजर आया, ये वैल्यू आ गई तो नोन हो गई। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, कैलकुलेटर कम चल रहा है, शार्पनेस और तेज़ी, तो देख रहे हैं लेक्चर 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाए लेकिन शार्पनेस आ जाए तो आपका इम्तिहान में टाइम बच जाएगा। यहाँ तो टाइम लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, वहाँ बच जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसमें बस एक बारीकी है कि इसके यूनिट्स कैसे हम सर तय करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो K के क्या थे भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो तसव्वुर में रखें यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 के क्या होंगे मल्टीप्लाई में आके? कूलम स्क्वायर, वेरी गुड। तो कूलम स्क्वायर कट गया, क्या बचा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी देखिए समझ जाएं तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब गेम ऑन तेज से कर लें। अब दोबारा से कूलम लॉ लगा रहे हैं। अब F डैश का मतलब है इस नए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के साथ कितनी फोर्स होगी। तो 1 सेंटीमीटर का 0.01 मीटर बना के उसका स्क्वायर, कैलकुलेटर, फोर्स न्यूटन में आएगी 20 न्यूटन। ईच चार्ज एग्जैक्ट व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब यही रिपीट करें, सिर्फ डिस्टेंस बदले 0.05 जो दूसरा पार्ट था उसका, मीटर रखना मत भूल जाएगा, भूल से आपने 5 और 1 रख दिया, सारी मेहनत ख़राब। मीटर, ये थ्योरी पहले देख लें, डिस्टेंस मस्ट बी इन मीटर, चार्जेस कूलम। वैल्यू रखी, कैलकुलेटर चलाया, आ गया 0.8 न्यूटन
ईच चार्ज एक्सर्ट ऑन ईच अदर व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपके पास 1 मिनट हो, ये आंसर आप लोगों को पहले से पता था, पूछे कैसे? आंसर की में नहीं, बुक में नज़र आ रही, बुक नहीं है ना, यहाँ पे कैसे था समझें। इस लॉ के फॉर्मूले को आप देखें, आर जो होता है ना, जितना कम हो जाता है फोर्स उतनी बढ़ जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। और इसी तरह कभी आर बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ज़रा गौर करें, 10 सेंटीमीटर का आधा है ना 5, हाँ बोल दे जल्दी से, 10 सेंटीमीटर का आधा है ना 5, सही हो गया? तो अब गौर करें, जब 10 सेंटीमीटर था तो 0.2 न्यूटन की फोर्स थी, तो अब 5 सेंटीमीटर है तो 4 टाइम्स हो जानी चाहिए, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर हाफ का स्क्वायर कितना हुआ 1/4, और अब 1/4 अपॉन में डिस्टेंस उल्टा होके 4। अब ज़रा गेम खेलें, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, आया 0.8 के नहीं समझ में आया? समझ तो सकते हैं, डिस्टेंस हाफ हो गया तो अपॉन में डिस्टेंस है तो 1/2 का स्क्वायर कर दें, हाफ का मतलब 1/2, तो 1/4 अपॉन में आ गया तो 4 उल्टा होगा ना भाई, रेसिप्रोकल, 4 टाइम्स हो गई फोर्स। यही तो बता रहा हूँ कि देखें, इसका आंसर मुझे पता था 0.2 इंटू 4 0.8 आना था। अब आप सोच रहे हैं कि सर पार्ट 1 नहीं बता रहे, ये भी आप घर में खेलें। 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का कितना कम है? 10 टाइम्स कम है, 10 टाइम्स कम है, सही है? तो 10 टाइम्स कम का मतलब हुआ कि 1/10 का स्क्वायर, तो 1/100, 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, खुद ही यकीन। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें ना आए 20 तो मत ले, जे थे लेक्चर मिसगाइड कर रहा है, आएगा भाई 0.2 इंटू 100। कैलकुलेटर से दिखा दूँ, ये देखें भाई, कैलकुलेटर स्क्रीन आ गई, कुछ जादू नहीं है। 0.2 इंटू 100, ये देख लें भाई, 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू, दबा दें आप अपने हाथ से, आया 20 के नहीं, आया 20 के नहीं, वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप में अच्छे स्टूडेंट भी होंगे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिहाज से पढ़ेंगे, यार ये क्या आंसर की के बगैर बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा माशाल्लाह, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आ जाएं। 12.2 पढ़ लें, सामने क्या लिखा हुआ है? 12.2 में लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लेस एट अ डिस्टेंस, शुरू तो लग रहा होगा वैसे ही है। अ चार्ज ऑफ इस प्लेस मिडवे बिटवीन देम, ये बदल रहा है। 3 चार्जेस का जिक्र आ गया इसमें, 2 चार्जेस हैं, इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, सही है भाई? यहाँ तक इस चार्ज को नाम रख दें आप Q1, इस चार्ज को नाम रख दें आप Q2, ठीक है? ये देखें, Q1 हो गया पहला, Q2 हो गया दूसरा। 40 सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से, ये नहीं भाई 40 सेंटीमीटर हो गए एक दूसरे से दूर, सही है भाई? अ चार्ज ऑफ 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम इज प्लेस मिडिल पॉइंट बिटवीन, यानी अब तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में रख दिया यहाँ पे Q3 मिडवे, तो इसका मतलब है कि अब ये नया डिस्टेंस एक आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 का आधा 20 और 20 20 क्रिकेट भी देख रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल। आगे कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट, यानी जो तीसरा रखा दरमियान में, अब उसको दाएं बाएं से असर आएगा। इसको यूँ समझे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, दरमियान में जो बैठेगा उसको दाएं बाएं से असर आएगा, सैंडविच बन रहा बीच में आ रहा है। अब इसमें बारीकी है 2 एक, गौर करिएगा। पहला चार्ज जो है पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा चार्ज नेगेटिव नेचर का है।
जो दरमियान में रखा वो भी पॉजिटिव नेचर का है। अब थ्योरी बता रहा हूँ। फोर्स जो होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो अब यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर जो असर आएगा वो दो तरफ से आएगा, तवज्जो रखिएगा भाई। यानी अब 1 3 और 2 3, 1 3 और 2 3, यानी ये हो गया भाई 1 3, तो ये हो गया फोर्स 1 3, ठीक है, और ये हो गया फोर्स 2 3। अब गौर करें दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। क्यों आ रही है? मेरे बोलने से नहीं, समझें। पॉजिटिव चार्ज है अवे, नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड्स। तो अब ये दो फोर्सेस अगर हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी कि इस बीच वाले पे कितना असर पहुंचा, क्योंकि Q1 ने जो उसको धक्का मारा वो F13, अच्छा 1 3 2 3 क्या है भाई? चार्ज 1 है, चार्ज 3 है, तो फोर्स 1 3, फिर चार्ज 2 है, चार्ज 3 है, तो फोर्स 2 3। आसानी हो गई ना। अब बारी बारी दो दफ़ा कूलम लॉ लगाएंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और बारीकी आएगी सॉल्यूशन में, वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट चार्ज Q1 डेटा, सेकंड चार्ज Q2 डेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम आर डेटा, मीटर बनाना है भूलिएगा नहीं, 100 से डिवाइड। तीसरा चार्ज जो थर्ड आया Q3 डेटा। ये तो हो गया गिवन गिवन गिवन, सही। अच्छा, इस सवाल में K की वैल्यू मैंने यूज़ किया, आप डेटा में K को लिख सकते हैं, मैं भूला नहीं हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट कभी दे दे ना दे दे, आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यूज़ होता है, वो गिवन भी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q3 जो मिड में रखा है उस पे इट जो तीसरा रखा दरमियान में, 1 2 तो पहले से थे ना वहाँ बैठे हुए, तीसरा आके बैठा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस पर डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। अब भूलिएगा नहीं, अगर आपने ये 40 वाला रख दिया डिस्टेंस तो दी एंड हो गया न्यूमेरिकल, क्योंकि मिडवे है तो आधा आधा। अब नया डिस्टेंस निकालना पड़ा 0.2 डिवाइड बाई 2 करके। अब ये यूज़ होगा 2 मरतबा। पहले मैंने क्या लिखा? चार्ज Q3 पर Q1 का असर, Q1 का असर Q3 पर। तो देखें अब ये आ रही है वो बारीकी जो बतानी थी। मॉडुलस क्यों लगा दिया सर ने? मॉडुलस क्यों लगा दिया? पहले न्यूमेरिकल में तो नहीं लगाया था। इसमें इसलिए लगाया कि अगर फ़र्ज़ करें आप मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, एक नेगेटिव नेचर का चार्ज है, प्लस इंटू प्लस तो चलें प्लस हो जाएगा क्योंकि जो रखा है वो प्लस है, लेकिन जो दूसरा चार्ज है वो माइनस नेचर का है, ये वाला। अगर माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे बग़ैर मॉडुलस के तो माइनस आ जाएगा, समझ में आया? अब अगर ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, मॉडुलस नहीं है अभी तसव्वुर करवा रहा हूँ आपको, तो ये तो ज़ीरो फोर्स हो गई, नहीं समझ में आया? 30 माइनस का आ जाएगा ना ये, तो माइनस 1350, तो प्लस 1350 माइनस 1350 ज़ीरो। ये क्या बात हुई? दरमियान में जो उस पर असर ही नहीं आ रहा, ज़ीरो मतलब नो फोर्स। समझ में आई? बारीकियां हैं, तो बारीकियां समझने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये मॉडुलस कब लगेगा? अगर आपको नेचर ऑफ चार्ज पे बात ना हो, यानी कि अभी यहाँ पे एक चार्ज को अननोन कर दे तो आप मॉडुलस हटाओगे, क्योंकि उसकी बुनियाद पे आप अगला माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए। इसका रिवर्स भी आया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अलग वक्तों में करते रहेंगे जो बुक से बदल बदल के आए हैं। तो ये मॉडुलस इसलिए लगा ताकि नेट फोर्स ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि एक वैल्यू के चार्ज हैं और प्लस माइनस, प्लस का मतलब प्रोटॉनिक चार्ज, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब वैल्यू रखें, कैलकुलेटर चलाएं। कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट फीड करना मैं सिखा चुका हूँ आपको जब मैं थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल कराता था। आंसर के बराबर होता है वो एक्सपोनेंट का बटन, 10 की पावर मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, 0.2 का स्क्वायर किया, जो नया डिस्टेंस है उसका स्क्वायर 0.04 आ गया, डिवाइड किया 1350 न्यूटन। 1 का 3 पर असर। अब यही काम करें 2 का 3 पर असर, फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q2, तो 2 3 ये नोट करें ना, 1 3 होगा तो ऑन 3 ड्यू टू 1, 3 पर 1 का असर, अब 3 पर 2 का असर,
अब वही अच्छा इत्तेफाक से वैल्यू सेम है, सिर्फ नेचर बदलेगी। तो कैलकुलेटर दोबारा ना चलाएं, देखिए ये भी टिप दे रहा हूँ। 916 पावर 9 पावर 4 पावर 5 9 4 सही है, वहाँ पे 5 है सॉरी। अब सारी वैल्यू सेम है तो दोबारा कैलकुलेटर क्यों चलाऊँ, वही वहाँ से छाप दें 54 अपॉन सेम वैल्यू आ गई। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, समझ लें, रटिएगा नहीं सवाल को। अगर वो यहाँ पे अभी ये वाला 1 देता और ये वाला माइनस का 2 कर देता तो वैल्यू आगे पीछे आती। ये तो टेक्निक उस वक्त बताता हूँ जब टेक्निक चल रही हो, हर वक्त नहीं चला दीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ चार्ज बदल देगा तब 1350 थोड़ी आएगा, दोबारा से कैलकुलेटर चलाइएगा। सही। रिजल्टेंट फोर्स नज़र आ रहा है, डायरेक्शन सेम, तो डायरेक्शन सेम में होता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम कब होता है, जब एक फोर्स और दूसरी फोर्स एक ही लाइन में हो, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर एक ही लाइन में हो, पैरेलल हो, दे विल बी एडेड, तो एडेड होगा अलजेब्रिक सम। अच्छा इस पे एरो मत लगा दिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड चल रहा है, मैग्नीट्यूड पे एरो लगा दिया तो लेने के देने पड़ गए कि वेक्टर लगाए चले आ रहे हैं एफ का एरो। मैग्नीट्यूड के न्यूमेरिकल हैं तो एरो नहीं लगेंगे। अब ये ऐड किया 2700, इसको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल अगर ले आऊँ 1 2 3 तो 3 पावर हो गई। चॉइस आपकी दोनों तरह लिख सकते हैं। अच्छा बुक में इसकी मिस प्रिंटिंग है, ख्याल रखिएगा, या तो 2700 आएगा या 2.7 एक्सपोनेंट 3 आएगा। बुक में 2700 भी लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 भी लिखा हुआ है। अगर पुरानी बुक आप लोगों के पास है तो करेक्शन भी कर लें। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई, उसके मैग्नीट्यूड ए पार्ट। अब डायरेक्शन सिर्फ वर्डिंग में, क्यों, सेम डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव Q2 है तो Q2 की तरफ, और अवे फ्रॉम Q1 क्योंकि Q1 प्लस और Q2 माइनस। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जाते जाते एक काम दे दूँ, करिएगा ज़रूर, बताइएगा भी ज़रूर। बुक में एक बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल है इसी की डुप्लीकेट, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई है। पेज नंबर 42 पे 12.1, पेज नंबर 42 पे एक सॉल्व एग्जाम्पल 12.1, क्योंकि आप लोग नोट कर रहे होंगे कि चैप्टर 11 में भी मैंने कहा था कुछ एग्जाम्पल काम की उसकी प्रैक्टिस में लाएं। तो ये इस तरह आपके पास कूलम लॉ के 3 हो जाएंगे, तो फ़ायदे में रहेंगे आप, फ़ायदा आपका। ठीक है जी, इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगली लेक्चर वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। बता चुका हूँ इसके 3 न्यूमेरिकल और हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो डायग्राम प्रॉब्लम है। डायग्राम ये भी है लेकिन ये देखें आसान डायग्राम है, हमने खुद बनाई, सवाल में नहीं प्रिंटेड है। तो इसलिए ये नहीं समझिएगा सर छोड़ के करा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपको खुद ही मुश्किल भी कराऊँगा। सही है। तब तक के लिए सबका अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।